Assalamualaikum viewers, I'm Zunaira Bilal and I'm a clinical psychologist. I have done MS in clinical psychology from Punjab University and I'm practicing clinical psychology, career counseling in a private sector. Today we are going to talk about mental health issues and psychological problems during pregnancy. आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है उन तमाम ख़वातीन के लिए जो कि हमल से गुजर रही हैं और इस दौरान बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी परेशानियां जैसे कि उदासी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, बेचैनी, घबराहट, ये सब तमाम चीज़ें शामिल हैं जिनको हम डेली लाइफ में भी वैसे ही एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन इसका एक्सप्रेशन आम हालात में इतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि प्रेग्नेंट ख़वातीन बताती हैं या हामला ख़वातीन बताती हैं कि हम लोग प्रेगनेंसी के दौरान इतना गुस्सा करती हैं जितना आम रूटीन में नहीं किया। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन तमाम मसाइल की, इनकी वजूहात के बारे में भी, और हम ये देखेंगे कि इन मसाइल को हामला ख़वातीन कैसे हल कर सकती हैं और अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे ज़्यादा रिपोर्ट किए जाने वाली प्रॉब्लम जो कि प्रेग्नेंट ख़वातीन सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी कर रही होती हैं और इसकी वजह से दूसरी प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी पैदा हो जाती हैं, तो वो है मूड डिसऑर्डर्स या मूड प्रॉब्लम्स या मूड स्विंग्स भी आप कह सकते हैं इसको। नॉर्मली अगर फुल क्राइटेरिया मीट नहीं होता इसका, तो जैसे कि डिप्रेशन में तमाम इलामात शामिल है, मायूसी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, ये सब चीज़ें, किसी चीज़ में दिलचस्पी ना रहना और वो तमाम चीज़ें जो आपको पसंद थी उसमें नापसंदीदगी की जो है वो आंसर शामिल हो जाता है। इस दौरान बहुत सारे केमिकल चेंजेस, बहुत सारी बायोलॉजिकल, बहुत सारी फिज़िकल चेंजेस जो है उनकी बॉडी में आ रही होती हैं। बहुत सारी हार्मोनल प्रॉब्लम जो है वो भी मूड्स को जो है बूस्ट अप कर देती हैं, मूड को डाउन कर देती हैं, और समटाइम्स ख़वातीन मूड के एक ऐसे साइकिल से गुजरती हैं जिसमें एक टाइम पर तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है, जिसमें बहुत सारी अप्रिसिएशन और बहुत सारी मुबारकबाद और ये सब चीज़ें शामिल होती हैं, क्योंकि माँ बनना और ये सब चीज़ें जो है एक काफ़ी खुशी की बात होती है। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो परेशानी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, ये सब भी साथ साथ उनको देखना पड़ता है। डिप्रेशन के साथ साथ एक बहुत जो चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है ख़वातीन में वो है एंग्जाइटी, यानी कि परेशानी होना। और एंग्जाइटी जब हामला ख़वातीन में देखी जाती है तो वो ज़्यादातर 3 कैटेगरीज़ में आती है। सबसे पहली कैटेगरी तो ये है कि हामला ख़वातीन को सबसे ज़्यादा परेशानी वो इस बात की होती है कि ड्यूरिंग लेबर उनको किस तकलीफ़ से गुजरना पड़ेगा, वो उस चीज़ को बर्दाश्त कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। उस टाइम पे उनकी सांस तो नहीं उखड़ जाएगी, उस टाइम पे क्या वो चोक डाउन तो नहीं कर जाएंगी और कोलैप्स तो नहीं हो जाएगा, उनका मेंटल जो है एबिलिटी इतनी होगी कि वो उस चीज़ को बर्दाश्त कर सके। ये सब चीज़ें और कुछ लोगों की बताई हुई बातें वो सब मिक्स होकर परेशानी को बढ़ाती हैं। और दूसरी जो कैटेगरी है वो परेशानी की इसमें है कि वो पैदा होने वाले बच्चे के बारे में होती है कि उसकी फ़िज़िकल हेल्थ कैसी होगी, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी होगी, इज़ ही ग्रोइंग प्रॉपरली और नॉट, उसकी तमाम फीचर्स ठीक हैं या नहीं। ये तमाम चीज़ें जिससे वो गुज़रती हैं। मोस्टली जो ख़वातीन हैं वो इस दौरान बहुत ज़्यादा रीडिंग करती हैं और देखती हैं कि किस किस एलिमेंट की कमी की वजह से क्या क्या हो सकता है, आयरन की कमी से क्या होता है, और मैग्नीशियम एंड आयोडीन और ये सब चीज़ें, ये मिनरल्स और ये सब विटामिन्स वगैरह कितनी ज़रूरी है, और किसकी डेफिशिएंसी बच्चे में क्या क्या चीज़ जो है वो पैदा कर सकती है। तो ये तमाम चीज़ें जो उनके दिमाग में चल रही होती हैं वो मिक्सअप होकर उनको एक परेशानी में मुब्तला कर देती हैं, और वो चीज़ें जो कि खुदा न खास्ता वो फेस नहीं भी कर रही होती वो भी अपने ऊपर हावी करना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद चलते हैं तीसरी कैटेगरी में। तीसरी कैटेगरी है उन ख़वातीन की, या फिर उस परेशानी की कैटेगरी है जिसमें ख़वातीन ज़्यादातर अपनी बॉडीली चेंजेस के बारे में बहुत परेशान होती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें आपको मेंटली, फ़िज़िकली तमाम किस्म की चेंजेस से गुजरना पड़ता है। आपकी बॉडी शेप चेंज हो रही होती है, आपकी जो तमाम यूँ कह दें कि आपका सर्कैडियन रिदम है, एक जो आपकी रूटीन है वो सब जो है डिस्टर्ब हो रही होती है। तो इन तमाम तरह की परेशानियों से हामला ख़वातीन जो है वो गुजर रही होती हैं। किसी में कोई चीज़ डिफरेंट तरीके से हो सकती है, किसी में कोई कैटेगरी ज़्यादा हाईलाइटेड हो सकती है। तो ये तमाम ऊपर नीचे जो है वो चलता रहता है। किसी की
फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, सेकंड में नहीं होती। ज़्यादातर परेशानी जो है वो रिपोर्ट की जाती है थर्ड ट्राइमेस्टर में, और डिप्रेशन रिपोर्ट किया जाता है फर्स्ट या सेकंड ट्राइमेस्टर में। एंजाइटी जो है वो ज़्यादातर, या फिर जो पैनिक लाइक सिचुएशंस हैं वो लास्ट ट्राइमेस्टर में रिपोर्ट की जाती हैं, क्योंकि उसकी बड़ी ऑब्वियस रीज़न है कि टाइम जो है वो एक करीब आ जाता है डिलीवरी का, और उसके रिलेटेड इश्यूज, उसके रिलेटेड जो पैनिक और उसके रिलेटेड जो एंजाइटी है वो ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो कि बहुत कम यूँ कह लें कि 3 आउट ऑफ 10 प्रेग्नेंट वीमेन में देखी जाती है, वो ये कि उनमें एक साइकिल ऑफ मूड जो है वो चलता है कि कुछ टाइम जो है, टाइम पीरियड अगर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस नहीं है तो कुछ टाइम पे वो बहुत ज़्यादा जो है यूँ कहना चाहिए कि एनर्जेटिक हो जाती हैं, और अनहेल्दी जो है एनर्जी उनके अंदर आ जाती है। जैसे कि बहुत सारी एग्जांपल्स में ख़वातीन ये बताती हैं कि हमने बहुत बिला वजह शॉपिंग की, बच्चे की वो चीज़ें भी ख़रीद ली जो कि हमें नहीं खरीदनी चाहिए थी, या फिर अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ें ख़रीदना शुरू कर देते हैं। तो ज़्यादातर शॉपिंग रिलेटेड या पैसे खर्च करने से रिलेटेड चीज़ें उनमें देखी जाती हैं। उसकी वजह जो है वो भी मूड चेंजिंग्स ही है। मूड के चेंज होने की वजह से ये साइकिल, ये रिदम ऑफ मूड स्विंग्स जो है उनके अंदर चलता है। उसके बाद जी हमारी सोसाइटी में जहाँ ख़वातीन जो हैं दादियों, सास, अम्मी और इन तमाम लोगों की जो है मौजूदगी में हम प्रेगनेंसी जो है एक्सपीरियंस करती हैं, तो उनकी तरफ से जो गाइडेंस मिल रही होती है, उनकी तरफ से जो भी एडवाइजरी नोट्स मिल रहे होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? तो इसमें एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर जैसे कि ख़वातीन या दादियाँ, नानियाँ या फिर जो सास वगैरह हैं वो यही सजेस्ट कर रही होती हैं कि खाओ, बहुत ज़्यादा खाओ, खाओगी नहीं तो ये हो जाएगा, ये खाओगी नहीं तो ये हो जाएगा, जूस नहीं पियोगी तो ये होगा, ये चीज़ खा लोगी तो ये हो जाएगा। इवन वो बच्चे की जेंडर को भी खाने के साथ कनेक्ट कर रही होती हैं, ये खाओगी तो बेटा हो जाएगा, ये खाओगी तो बेटी हो जाएगी। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो लड़कियाँ काफ़ी ग्रो कर चुकी हैं मेंटली, तो वो इन चीज़ों को कोप करती थी, लेकिन इवन अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल अनएक्सप्लेन्ड है, इलॉजिकल है, जैसे कि बहुत ज़्यादा खाना। और क्योंकि लड़कियां फर्स्ट टाइम जो ख़ास तौर पे होती हैं प्रेग्नेंट, कुछ तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम भी उनको नहीं आइडिया होता है कि उनको बहुत ज़्यादा वो ऑब्सेस्ड होती हैं खाने से, कि हम बहुत ज़्यादा खाएंगे तो बच्चा हेल्दी होगा, खाना है, ये भी खाना है, वो भी खाना है। और कुछ ख़वातीन जो हैं वो अपनी मेडिसिन के बारे में बहुत ऑब्सेस्ड होती हैं। अगर उनकी एक दिन स्किप हो जाए तो वो इतनी ज़्यादा जो है वो परेशान हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा वो जो है ना ओवर रिएक्ट करती हैं। तो चीज़ों को नॉर्मल लेके चलना चाहिए। अगर हम लोग अब चलते हैं, बात करते हैं किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को, इन साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को आप घर बैठे रिजॉल्व कर सकती हैं। ये उन ख़वातीन के लिए भी हैं जो कि इस किस्म के कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो है एक्सपीरियंस नहीं कर रही हैं, और जो उनके लिए भी जो कि कर रही हैं या फिर माइनर से कर रही हैं या फिर कुछ भी किसी भी टाइप ऑफ एक्सपीरियंस से वो गुजर रही हैं। तो सबसे पहले सबसे नंबर 1 पॉइंट पे चलते हैं। प्रेगनेंसी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आप लोगों ने ध्यान में रखनी है वो ये है कि टॉक टाइम, या फिर जो आप बात करते हैं लोगों से, या फिर आप जो अपना कैथारसिस करते हैं वो जो है, अगर आप पहले लोगों से 1 घंटा बात करते हैं, लोगों से 1 घंटा सोशलाइज करते हैं, तो आप इस चीज़ को बढ़ा दीजिए अपनी मदर्स के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। तो ये टॉक थेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपके जो इनर इमोशंस हैं वो अच्छे से प्रोसेस हों और वो अंदर दबकर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को कभी भी अपनी प्लान्स के बारे में इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो कहेंगी कि कल हम ये कर लेंगी, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा कर भी सकें। तो अपने आप को ज़रा जो है रिलैक्स रखना है, रियलिस्टिक रहना है, और अपने जो प्लान्स हैं वो भी इतने बड़े बड़े नहीं बनाने जो आप ना कर सकें, क्योंकि अगर आप फेलियर फेस करोगे तो ऑब्वियसली मायूसी, उदासी, ये सब कुछ जो है वो एक्सपीरियंस करोगे। तो अच्छा है कि आप अपने प्लान्स ही छोटे छोटे प्लान्स रखो और उसको जो है अचीव करो, छोटे छोटे गोल्स को, तो वो भी आपको मेंटली और साइकोलॉजी फिट रखने में हेल्प करेगा। एक्सरसाइज
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए। और ये कोई जो है उस किस्म की एक्सरसाइज नहीं है कि आप पुशअप्स लगा रहे हो, प्लांक्स एंड स्क्वाट्स वगैरह नहीं है। इसमें कुछ भी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो सकती है। आप जो है बैठे बैठे कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ योगा जो है वो ट्यूटोरियल्स भी होती हैं, वो भी आप देख सकते हो। तो आप फिज़िकली एक्टिव रहो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और बड़ी ही सिंपल चीज़ है, अगर आप ये कर लें ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी तो आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर सकता है। कि आप किसी ऐसी जो खातून है, ऐसी लेडी आपकी या तो फ्रेंड सर्कल में या फिर फैमिली सर्कल में जो कि खुद भी एक्सपेक्ट कर रही हो, उसके साथ अच्छी कनेक्शन बनाएं, उसके साथ कोई अपनी शेयरिंग जो है वो करें, आपके एक्सपीरियंस कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं। अगर वो आपसे जो है वो कुछ टाइम, ये समटाइम्स ये भी होता है कि वो डिलीवरी के बाद की भी हो सकती हैं या फिर वो भी बहुत करीब हैं डिलीवरी के, तो ऐसे भी हो सकता है। लेकिन अगर वो बिल्कुल आपके साथ साथ ट्राइमेस्टर में है तो वेल एंड गुड। तो उनके साथ कनेक्शंस बनाने से आपको ये अंदाज़ा होता है कि समटाइम्स कुछ चीज़ें हैं जो कि वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रही होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रही होती हैं। तो इस तरीके से शेयरिंग से आपको जो है बहुत हेल्प मिलती है और आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हो। समटाइम्स एक दूसरे को सजेशन भी दे रहे होते हैं कि आपको जो है वो इनकमिंग टाइम में ये चीज़ हो सकती है, सो बी प्रिपेयर्ड। तो ये चीज़ बहुत हेल्दी है फॉर प्रेग्नेंट लेडीज़। एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो कि हामला ख़वातीन या फिर नॉर्मली हम तमाम ख़वातीन ये काम करती हैं कि हमें अगर कोई परेशानी हो तो हम उससे दबा के रखते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं होती है इतनी ज़्यादा। उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, कुछ एक्सप्रेसिव भी होती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे या किसी भी किस्म की अगर परेशानी है तो आप ज़रूर डिस्कस करें, अपनी तमाम परेशानियाँ डिस्कस करें। या तो दूसरों के साथ, अगर आप नहीं कर सकते तो ख़ुद के साथ। खुद आप किस तरीके से कर सकती हैं अपनी परेशानियों को डिस्कस, कि एक डायरी रख लें या फिर एक पेपर ले लें रोज़ के लिए। उस पेपर पे अपनी परेशानियाँ आप लिख सकती हैं और आप देख सकती हैं कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकती हैं। अगर आप उसे सॉल्व नहीं कर सकती तो बहुत इजी उसका सलूशन है कि आप उनको वेटेज दे दें आउट ऑफ 100 कि ये चीज़ मेरे लिए इतनी परेशान कुन है, ये चीज़ मेरे लिए इतनी परेशान कुन है। और फिर उनको जो है खुद से रिजॉल्व करने की कोशिश करें, उनको थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश करें, क्योंकि चीज़ें आप जब मॉडिफाई करते हो या फिर पेपर पर लिखते हो तो वो कम डिस्टर्बिंग लगने लगती हैं जितना जब तक वो दिमाग में रहती हैं। तो ये इस चीज़ को आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं कि ज़्यादा नहीं सोना चाहिए प्रेगनेंसी में, बहुत सारी ख़वातीन और बहुत सारी इंडियन मिथ्स और यहाँ पे कुछ ऐसी लॉजिकल चीज़ें पढ़ने में भी आती हैं इवन इंटरनेट पे कि ज़्यादा सोना जो है वो अच्छा नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, लेकिन अगर आपको एक रिक्वायर्ड टाइम के लिए आपको स्लीप चाहिए तो आपको सोना चाहिए। अपनी स्लीप को बिल्कुल डिस्टर्ब मत करें, पूरी नींद लें, अपनी खुराक अच्छी करें और जो है अपनी हेल्थ जो है उसको मेंटेन रखें। जो चीज़ मैं आपको बतानी चाह रही हूँ, ये एक यूँ समझें कि एक टिप है, वो ये कि आप अपना वेलबींग प्लान बनाएं। क्योंकि अब ख़वातीन जो है सभी एजुकेटेड हैं, उनको पता है कि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर क्या है, सेकंड ट्राइमेस्टर क्या है, थर्ड ट्राइमेस्टर क्या है। फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसकी कौन से बॉडी पार्ट्स बन रहे होते हैं। तो आप उस के अकॉर्डिंग जो है अपना वेलबींग प्लान बनाएं। अगर आपको वेलबींग प्लान बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इंटरनेट से कंसल्ट कर सकते हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं भी आपको बना के दे दूँगी जिसको भी ज़रूरत हो। तो वेलबींग प्लान जो है वो बेस्ड होता है ट्राइमेस्टर पे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे अगर आप बना रहे हो तो अपनी वो तमाम चीज़ें देखो कि जो कि इस टाइम पे रिक्वायर्ड हैं। आप अपनी जो है प्लान्स लिखो, अपनी रूटीन लाइफ लिखो, आप लोगों को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, अपनी कंसल्टेशन, अपने अपॉइंटमेंट्स लिखो, ये सब चीज़ें, ताकि आप एक सक्सेसफुली, और इतनी ज़्यादा चीज़ें उसमें करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा प्लान रखो और उसको जो है आप गोल को अचीव करो तो एक अच्छी फीलिंग भी आएगी। और जब सेकंड ट्राइमेस्टर में मूव करोगे तो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट देन दोज जो कि कोई प्लान
चीज़ नहीं कर रही हैं या फिर यूं ही बस इस टाइम पीरियड को गुजारे जा रही हैं, तो वेलबींग प्लान जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव होगा। और अगर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए हो तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। अभी तक हमने उन तमाम चीज़ों की बात की जो कि नॉर्मली तमाम ख़वातीन यूँ कह लीजिए कि जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो कहते हैं कि 70 to 80% वुमेन जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन साइकोलॉजिकल इश्यूज से गुजरती है। तो जब ये एक नॉर्मल चीज़ है तो इसको नॉर्मली हम हैंडल कर सकते हैं, लेकिन देर आर सम पॉइंट्स जहाँ पे आपको किसी साइकोलॉजिकल हेल्प की, किसी साइकेट्रिक हेल्प की ज़रूरत होती है। तो आपने उन चीज़ों को, उन पॉइंट्स को जो है नोट करना है। उन पॉइंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर ये उदासी की फीलिंग्स, परेशानी की फीलिंग्स, ये चिड़चिड़ापन, चीज़ों में दिलचस्पी ख़त्म हो जाना, अगर 2 वीक से ज़्यादा है तो को डेफिनेटली किसी साइकोलॉजिस्ट को, किसी साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। और एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप ये चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको किसी हेल्प की, किसी साइकेट्रिक गाइडेंस की ज़रूरत है या नहीं, वो ये कि अगर आपकी परेशानियाँ, आपकी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं या फिर आपके जो भी मेंटल इमोशनल इश्यूज से आप गुजर रहे हैं, वो आपके डेली रूटीन को इफ़ेक्ट कर रहे हैं या आपके काम करने की सलाहियत को, आपकी कारकर्दगी को मुतासिर कर रहे हैं, तो आपको यकीनन किसी साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके आने वाले टाइम के लिए या फिर अगर आप इस टाइम पीरियड से गुजर रही हैं तो हेल्पफुल साबित होगी। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।